पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये एक वन शॉट स्टोरी होने वाली है जहाँ पे हमारा वांग जी एक माफिया होने वाला है और हमारा विंग एक आ, बोल सकते हैं साइड डायरेक्टर या एक आर्टिस्ट डायरेक्टर, क्योंकि वो अभी फिलहाल से तो यही काम कर रहा है और उसकी ज़िंदगी कैसे टर्न होने वाली है उसे खुद नहीं पता। ये एक ओमेगा वॉर्स होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये स्टोरी को न्यू चैनल वांगसी मूवी वॉल पे डालने वाली हूँ, तो जो कोई भी विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीकेंड में एक बार इस पे एक वन शॉट जरूर आएगी और आप लोग उसका वेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शख्स जो कि डीलिंग करने के लिए आया था, माफिया वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था, वो वहां से खड़ा होकर के और कुछ व्यूज को देख रहा था जहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसे मस्ती कर रहे थे। एक तरफ शूटिंग चल रहा था और कुछ लड़के और लड़कियां वहां पे काम कर रहे थे। एक लड़का जो कि पानी के पास खड़ा होकर के पत्थरों के और सभी चीजों को पिक्चर्स निकाल रहा होता। वांगजी की नजर उस लड़के पे पड़ती है जिसका आधा फेस ही उसे दिख रहा था। उसे देख करके उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। वो लड़का एक पत्थर पर खड़ा होकर के पिक्चर निकाल रहा होता है। अचानक से वो लड़का फिसलने वाला होता है, तभी वांगजी यहाँ से कहता है, हे खुद को संभालो क्यूटी। बट तभी वो लड़का खुद को संभाल लेता है एंड देन वापस से धीरे धीरे नीचे उतरकर वो वहां से चला जाता है। वांगजी ओनली पर उस लड़के को जाते हुए देख पा रहा था। वहीं उसके डैड आते हुए कहते हैं, वांगजी चलो भी, सब वेट कर रहे हैं। वांगजी के पास एक छोटा सा बेबी भी थी, गर्ल भी थी। वो आते हुए कहते हैं, गगा आप किसे देख रहे थे? वांगजी उसे गोद में लेते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे गगा को एक पार्टनर मिलना चाहिए? मैं अपने पार्टनर को ढूंढ रहा था। वो क्यूट सी लड़की कहती है, तो क्या आपको वो पार्टनर मिल गया? वांगजी कहता है, मिल गया। और इतना बोल करके और वो लोग उस तरफ चल देते हैं। अब आने के बाद वहां पे डील करना था, वो सभी डील करके और सभी लोग कार का बैठ करके काफिला वहां से चला आता है। सभी लोग घर आने के बाद उसके डैड कहते हैं, वांगजी क्या लगता है तुम्हें तुम्हें माफिया की पोजीशन मिलनी चाहिए? वांगजी कहता है, डैड अभी नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो बेबी को लेकर ऊपर आता है, जहाँ पे वो छोटी सी बेबी को जो कि 4 साल की थी उसको नहलाता है, कपड़े पहनाता और कहता है, बेबी अब आप ठीक हो ना? कहता है, यस गगा मैं बिल्कुल सही हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि मैं सही नहीं हूँ? फिर वो बेबी कहती है, गगा आप तो खोए हुए हो ना, इसलिए बस आपसे पूछ रही हूँ और कुछ भी नहीं। वैसे रहने भी दीजिए, चलिए हम चलते हैं। और इतना बोल करके वो लोग नीचे आते हैं, खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं। वांग जी उसके बाद वापस से क्रिस को लेकर के उसे सी साइड आता है, पर वहां पे वो लड़का उसे कहीं भी नहीं मिलता है। क्रिस कहता है, सर आप उसको ढूंढ रहे हैं? वांग जी कहता, कुछ भी नहीं। अब कुछ दिन और बीत गए थे, लगभग 6 महीने के आसपास। वांग जी आज डील करने के लिए आया हुआ था। अभी वो लोग डील करने के लिए आए हुए नहीं थे, इसलिए वांग जी वहां पे खड़ा होकर के वापस से नीचे के नज़ारे को देख रहा था, क्योंकि वो एक टीले के ऊपर था और डील वहां करनी थी और वो नीचे सब व्यूज को देख रहा था जहाँ पे शूटिंग चल रही थी। एक एक्ट्रेस थी जो कि नौटंकी बहुत ज्यादा कर रही थी और वो क्लियर कट दे भी नहीं रही थी। लड़का जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। विंग सब कुछ देख पा रहा था, वो सह असिस्टेंट डायरेक्टर था वहां का। विंग लगभग 58 टेक ले चुका था, पर उस लड़की ने अभी तक एक भी टेक को नॉर्मली दिया नहीं था। विंग को अब रहा नहीं जा रहा था। वो गुस्से के मारे तमतमाते हुए उस एक्ट्रेस को साइड करते हुए कहता, तुम एक टेक ठीक से नहीं दे सकती हो? तुम क्या पागल हो? तुम्हें दिया नहीं जा रहा है? हाँ। उस लड़की के ऐसा बोलने से, विंग के ऐसा बोलने से वो लड़की कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम मुझे समझा रहे हो? हाँ। विंग कहता, देखो मैं कैसे करता हूँ। तो उसके बाद वो फिर एक्टर जो था उसको थोड़ा सेड्यूस करते हुए उसके गालों को प्रूव करते हुए कहता है, हैव यू लॉस्ट बेबी? तो क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, या फिर अपने साथ मुझे भी खो दो ना? और इतना बोल करके वो कंप्लीट कर देता। डायरेक्टर कहते, वाह वाह विंग वाह। तो विंग कहता, देखा ऐसे टिक दिया जाता है, तुमसे एक टिक भी नहीं होता है। वो लड़की कहती, इतना ही शौक है तो तुम खुद कर लो ना। डायरेक्टर कहता, क्या सुपर आइडिया दिया है। फिर कहता, विंग तुम ना मैम की जगह तुम टिक दे दो और उसके बाद मैम खड़ी हो जाएंगी। विंग कहता है, व्हाट? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टर कहता है, दे दो ना यार, मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा। विंग कहता, बिल्कुल भी नहीं, आज मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, सॉरी डेट है, मैं नहीं देने वाला। और इतना बोल के वो छमक के जा रहा था। डायरेक्टर और कुछ और लोग जो विंग को जानते थे वो सब उसको पकड़ लेते, कहते प्लीज प्लीज प्लीज। विंग कहता, सर आपको पता है ना मैं ओमेगा हूँ,
तो हाँ ठीक है ठीक है, पर तुम दे दो ना, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग की यार, तुम्हारी तो बॉडी भी अच्छी, आई मीन कि तुम अच्छे दिखते हो। विंग कहता सर आप कुछ भी कीजिए। विंग की बात जो कि मना कर रहा था, तो डायरेक्टर कहता मैं डबल दे रहा हूँ तुम्हें पैसा। विंग कहता डबल पैसे, ओ माय गॉड, हाँ रूम रेंट और सामान और लोन सब क्लियर हो जाएगा। कहता डबल नहीं ट्रिपल पैसे चाहिए मुझे, और हाँ जल्दी कीजिए। कहता अभी अभी। और फिर फोन निकाल कर डायरेक्टर विंग के फोन पर पैसे ट्रांसफर कर देता। कहता प्लीज प्लीज जाओ। विंग जाता है अंदर। उसने एक तरफ से फटा हुआ गाउन पहना था, एक तरफ के बाजू वाला ही, और बिग लगाया हुआ था लड़कियों वाला। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके आता है, आ करके और उस लड़के को सेड्यूस करते हुए वापस से बोलता है हैव यू लॉस्ट बेबी। वो लड़का कहता है यस, तुम्हारी आंखों में, क्योंकि मुझे तो बस इन आंखों में उतरना है और खो जाना है ना। और इतना बोलकर उसके बैक पे ना बहुत गंदी तरीके से हाथ चला रहा था। विंग एक लात मारता है उसको, कहता है सीन कट हो गया ना सर। वो कहता है हाँ हो गया। फिर कहता है इतना चीप होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक्ट्रेस वहां खड़ी है समझे तुम। और इतना बोल कर विंग ना चेंज करने के लिए बोल करके चेंजिंग रूम में आता है, जहाँ पे एक शख्स, और वो हमारा वांगजी था, डील करने आया था। उसमें से एक फ्रॉड था, तो उसको ला करके वॉशरूम में उसकी कुटाई पिटाई कर रहा था। और जैसे विंग एंटर करता है, उस गन से उसको शूट कर देता है। विंग ये देखकर अपने कान पे हाथ देते हुए चिल्लाता है, जिसके बाद वांगजी की नजर उस पर जाती है जहाँ पे विंग की सांसें उखड़ी हुई थी, उसके चेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे, उसकी ब्रीथ हैवी हो रही थी, और उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद किए हुए था। वांग जी उसके पास जाता है और उसे अपने बाहों में लेता है, क्योंकि विंग बेहोश होने के कगार पे पहुंच गया था। और फिर उसके गालों को एक थप्पड़ लगाते हुए धीरे से कहता है हैव यू लॉस्ट बेबी बनी। क्योंकि विंग के लिप्स कांप रहे थे, उसके नीचे का मोल, उसके नोज, सब कुछ। विंग धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करते हुए कहता है कौन, कौन हो तुम, कौन हो तुम। वांग जी वापस से कहता है हैव यू लॉस्ट बेबी बनी। विंग को याद आता है अभी थोड़ी देर पहले तो वही ये डायलॉग चेप किया है। वो उसको दूर धक्का देते हुए कहती है कौन हो तुम। वांग जी खुद से कहता है मैंने कहा क्या तुम ठीक हो बेबी। विंग की ऐसी बात सुन करके, सॉरी वांग जी की ऐसी बात सुन करके विंग वहाँ मर्डर वाला सीन देखता है, सीधे उल्टे पर भागता है। वांग जी भी उसके पीछे आता है उसको ढूंढने के लिए, तो देखता है कि वो गायब हो चुका है। पर उसे ढूंढता है तो वो एक देखता है कि जैसे बैकयार्ड तरफ रहता पत्थर वगैरह, तो वहां जाकर के विंग ने अपना कपड़ा खोल रहा है। वांग जी को पहले डाउट हो रहा था ये लड़की है तो कपड़ा यहाँ क्यों खोल रही है, पर वो उसके पीछे जाकर देखता है तो उसकी बैक, उसके हिप्स और सब कुछ देखने के बाद वांग जी का तो दिमाग ही खराब हो गया था। वो कहता है ओ हाउ इंटरेस्टिंग, और इतना बोल करके एक पिक्चर क्लिक करता है उसका, एंड देन वहां से वापस चला आता है। उसने कपड़े बदलते हुए नहीं देखा था, ओनली पर बस बैक से पिक्चर लेता है, देन चला आता है। अब विंग कपड़े बदल कर वापस आता है, और जब डेट के लिए आता है तो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट नहीं कर रहा है और वहां पे कोई और लड़की थी। तो विंग ये देखता है, फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेबी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। विंग कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में आता हूँ। फिर विंग बाहर 10 मिनट वेट करता है, एंड देन उसके बाद वो कॉल करके बोलता है कि मैं आ गया हूँ। तब तक जो उसका बॉयफ्रेंड था उस लड़की को वहां से भगा चुका था। विंग जब अंदर आता है तो वो लड़की वहां नहीं थी। उसके चेहरे पे तो पहले से ही गुस्सा था ही, अभी ये सब देखने के बाद उसका दिल टूटा हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो बेबी, क्या आज काम बहुत ज्यादा था। विंग कहता है हाँ एक बदमाश मुझे मिल गया था, इसलिए मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, क्या तुम मुझे मसाज दे दोगे। कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसके बैग को मसाज देता है, फिर फूड ऑर्डर करता है, देन खाना खाता है। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। विंग उसे कहता है आज मेरा मन कर रहा है, क्या तुम वो सब मुझसे करने वाले हो। वो कहता है हाँ हाँ बेबी, मुझे ना कुछ काम है, पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं करता हूँ। इतना बोल कर वो विंग को किस करना है, देन उसे ऐसे टच करना है स्टार्ट कर देता है। विंग फिर कहता है छोड़ दो मेरा अब मन नहीं कर रहा है, मैं थक गया हूँ ना, मैं सो जाता हूँ। इतना बोलकर विंग पलट के सो जाता है। उसके बॉयफ्रेंड को एक बार भी उसने वो नहीं बोला कि ठीक है क्या हुआ, नहीं कुछ भी नहीं, वो भी पलट के सो जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे और कहते हैं क्या सच में मैं इस रिश्ते को बस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये हर बार मुझे धोखा देता आ रहा है, क्या करूं मैं, मूव ऑन कर जाऊं। ये सोच करके और वो बस चुप हो जाता था। वही दूसरी तरफ वांग जी, वो उस पिक्चर को रोज रात को सोकर देख कर सोता था और हमेशा इसके बारे में इमेजिन करता रहता था। उसने क्रिस को बोला कि इसे ढूंढो, पर अभी तक वो लोग पता नहीं लगा पाए थे। आज लगभग 6 महीने हो गए थे और वांग जी वापस से एक होटल आया हुआ था, जहाँ पे उसे डील करनी थी, और उसी रिसोर्ट में वहां पे वापस से शूटिंग चल रही थी।
अब लड़की वहाँ पे जो मेन एक्ट्रेस थी वो आई नहीं थी, इसी वजह से वो प्रोड्यूसर विंग को फिर से पकड़ कर लाता और कहता है, हे क्या तुम वापस से दो सीन शूट करने तुम कर दोगे? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं नहीं करने वाला। फिर उसका प्रोड्यूसर वही वापस से, मैं तुम्हें 3 गुने पैसे ज्यादा दूंगा, और फिर इतना बोलकर उसके फोन में पैसे ट्रांसफर कर देता है। विंग भी खुश हो जाता है और सीन को कट करता है। सीन कट होने के लगभग आधे घंटे बाद वो वापस से चेंज करने के लिए जैसे ही चेंजिंग रूम में जाने वाला होता है, तैसे ही एक शख्स उसको पकड़ कर एक रूम में खींच लेता है। जब विंग देखता है सामने वाले शख्स को, वो शख्स वापस से उसके फोरहेड से अपने फोरहेड को टिकाते हुए वापस से कहता है, हैव यू लॉस्ट बेबी? हाँ। तो विंग कहता है, नो, और मैं वॉशरूम जा रहा था। वो शख्स कहता है, ये वॉशरूम का डोर नहीं है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, इतना बोल करके, और वो उसको सीधा उसको घूरते हुए और वहां से वो चला जाता है। विंग को ना जाने क्यों अजीब सा एहसास हो रहा था इस इंसान के साथ में, पर वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं किया था। विंग वहां से चेंजिंग रूम में जाता है और कपड़े चेंज कर रहा होता है। वांग जी भी आ गया हुआ था और वांग जी विंग को देख रहा था कपड़े बदलते हुए। वांग जी ने अभी तक विंग को आगे से देखा नहीं था, उसे लग रहा था कि विंग एक लड़की है, तो वो ओनली फिर उसके बैक को ही देख रहा था। और विंग कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर आता है, वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं बस तुम्हें देख रहा था, कुछ भी नहीं, पर यकीन मानो मैंने ओनली फॉर बैक देखा है, फ्रंट नहीं। विंग कहता है, शट अप, और उसको धक्का देके भाग जाता है। भांग जी अपने आप को हालत देखते हुए कमरे में आता है और एक गर्ल को बोलता है कमरे में भेजने के लिए। उसकी बात सुनकर क्रिस उसे भेज देता है और वांग जी उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। वांग जी अपने आप को सेटिस्फाइड करने के बाद एक चेक काट कर उस लड़की को देता है और वहां से वो लड़की चली जाती है। वांग जी अपने आप को देखते हुए कहता है, आखिर कब कब मैं तुम्हारे साथ वो सभी चीजें करूंगा? हाँ। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी क्योंकि ये शख्स उसे बार बार मिल रहा था। कुछ दिन फिर से ऐसे ही बीत जाते हैं और वांग जी आज क्लब में आया हुआ था। उसने उम्मीद नहीं किया हुआ था कि वो विंग को देखेगा। विंग न्यू हेजिंग के साथ इस क्लब में आया हुआ था। उसने नॉर्मल सा थोड़ा सा लॉन्ग हेयर बनाया हुआ था, जैसे नेक से नीचे तक का, और विंग के न्यू हेजिंग के कहने पे ही, ताकि वो दोनों कपल लगे और उन दोनों को कोई दूसरा परेशान न करे। और उसने टैंक टॉप पहना हुआ था, नीचे जीन्स था, उसके ऊपर से आउटर डाला हुआ था। वो दोनों आते हैं ड्रिंक बाय करके और डांस फ्लोर पर जाकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो डांस कर रहे होते हैं तो वांग जी की नजर उस पर पड़ती है और वांग जी बिना उसे देखे समझ जाता है कि ये वही है। वांग जी उसे पैशनेट होकर देख रहा होता है, बहुत लस्टफुल आइज के साथ में, और वांग जी कहता है, ओह माय गॉड बेबी बनी, तुम यहाँ वापस से आ गए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। इतना बोलकर वो भी अपने काम जिसके लिए वो आया हुआ था वो सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद डीजे फ्लोर पे आता है। उसके आते ही फ्लोर पूरा शांत हो गया था। भांग जी वापस से विंग को अपनी बाहों में होल्ड करते हुए और उसे लेता है और पार्टी डांस जैसे जो डांस होता है ना, जैसे ऐसे गोद में उठा के करते हैं, वैसे करने लगता है। विंग इतने सारे लोग को देखकर चुपचाप से फॉलो करता जा रहा था। डांस कर चुकने के बाद जैसे ही वो उसका खत्म होता है, विंग वहां से जाने को होता है और वांग जी जाने भी देता है। वो एक एली की तरफ आया ही था कि वांग जी उसे खींच कर कमर से पकड़ते हुए सीधे दीवार से चिपका देता है और इसके हाथों को पिन करते हुए इसके लिप्स को कैप्चर करके किस करना शुरू कर देता है। जी भर के किस कर लेने के बाद उसके कान में वापस से कहता है, हैव यू लॉस्ट बेबी बनी? मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। विंग उसको धक्का देते हुए कहता, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मेरे साथ जब जो मन करता वो करते हो, आखिर क्यों? विंग की ऐसी बात सुन करके वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर क्रेजी होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। विंग उसको वैसे ही धक्का देकर वहां से वो चला आता है। बाद में न्यू सिंह उससे कहता है, तुम कहाँ हो? विंग बता देता है कि वो रोड के पास है बाहर आ जाने के लिए। फिर वो लोग अपने घर आते हैं जहाँ पे न्यू सिंह उसे बताता है, तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम्हें नहीं जाना है? तो विंग बोलता है कि कोई पागल मिल गया था जो कि डॉग की तरह उसे बाइट कर रहा था। विंग कहता है, ओहो, कहीं उसका तुम पे क्रश तो नहीं आ गया ना? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, सट्टा, क्या कुछ भी मतलब, ऐसा बोल करके, और वो लोग आराम से बात करते हुए घर आ जाते हैं। फिर से लगभग 1 मंथ हो चुका था और आज वांग जी फिर से डील करने के लिए सी साइड ही आया हुआ था, वो भी उसी खंडर नुमा बने हुए पैलेस के ऊपर। नीचे शूटिंग चल रही थी जहाँ पे सभी लोगों को वापस से काम दिया हुआ था। विंग भी अपना काम कर रहा होता है। वांग जी वो देख पा रहा था कि नीचे शूटिंग हो रही है, वो वहां जाना चाहता था, लेकिन आज रसियंस के साथ में मीटिंग होने वाली थी जिस वजह से वो न चाहते हुए भी नहीं जा पाता है।
वो एक बायनोकुलर्स के हेल्प से देखता है जहाँ पे विंग काम कर रहा होता है और बाकी सबको भी। उसने विंग को वापस से आज फिर आधा फेस ही देखा था और कहता है कि तुम उसकी तरह क्यों लगते हो मुझे अट्रैक्टिव। फिर उसको क्रिस आके कहता है सर आई थिंक हमें चलना चाहिए। इतना बोल करके वो लोग डील करने के लिए आ जाते हैं। जब वो डील कर लेते हैं तभी उसमें से एक शख्स, जैसे डील खत्म होता है, एक धोखेबाज था जो कि वांगजी को गोली मार देता है और वांगजी को गोली सीधे उसके शोल्डर के पास जाके लगती है, चेस्ट से थोड़ा ऊपर, एंड देन वहां से वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि वांगजी मर गया और वो लोग ऐसे हंस रहे होते हैं, लेकिन क्रिस जैसे तैसे करके वांगजी को वहां से रेस्क्यू करके ले आता है, हॉस्पिटल शिफ्ट करा देता है और वांगजी को गोली निकालने के बाद उसे होश बहुत टाइम बाद आता है। और लगभग अब इन सभी इंसिडेंट्स का, क्योंकि ये सीधे गोली लगने की वजह से वांगजी सीधे कोमा में चला गया हुआ था और उसे 6 महीने बाद होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर पे पाकर कहता है मैं यहाँ कब से हूँ। क्रिस उसे बता देता है कि सर आपको यहाँ पे आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए। पर वांगजी कुछ भी नहीं सुनता है और कहता है मुझे अपने बेबी बनी से मिलना है, चलो। उस हालत में भी वो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन ना ही उसे वहां पे सी साइड पे कोई नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने वहीं पे देखा हुआ था। और वो जब पूछता है क्रिस से तो कहता सर आई डोंट नो कि वो कौन था, पर आई होप कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ पाएंगे। वांगजी कहता है क्रिस मुझे रिजल्ट चाहिए एट द एंड, समझे। और इतना बोल करके वो घर आ जाता है। उसके डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो सभी चीजें रोक देनी चाहिए, बताओ तो ये तुम अपने आप को हॉट करते हो क्यों। सांझे कहता डैड हम इस फील्ड से हैं तो यही होगा ना, और वैसे भी मैंने लिए अपनी ओमेगा पार्टनर ढूंढ लिया है और मैं बहुत जल्द उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। उसके डैड मॉम बहुत ज्यादा खुश थे और वो लिटिल सिस्टर आते हुए कहती गगा क्या सच में आपने अपने लिए सिस्टर इन लॉ ढूंढा है। वो कहता सिस्टर इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ, तुम्हें वो पसंद आएगा, वो बहुत क्यूट है। इतना बोल करके उसके फोरहेड पर ऐसे स्लाइडिंग कर देता है और कहता है तो चलो। फिर वो लोग डिनर करते हैं साथ में और इंजॉय करते हैं। और उसके बाद हमारा वांग जी वापस से लैंस स्टेशन के पास आते हुए कहता है गगा आपको नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई ऐसा खबरी है जो कि इन सबको रिपोर्ट देता है, वाट एवर जो भी है। लैंस स्टेशन कहते हैं हाँ क्योंकि पहले डैड पे भी हमला हुआ था और अभी तुम पर, मुझे भी यही लगता है, हमें पता लगाना चाहिए। इतना बोल करके और वो इस पे वॉक करने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद वो लोग इस पे सोच विचार करने के बारे में सोचते हैं। इसके डैड के पास एक इनविटेशन आता है जहाँ पे बिजनेस मीटिंग होने वाला था, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग आने वाले थे। एक तरह से ये गेट टुगेदर होने वाला था जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़े बड़े सारे लोग, नेता पॉलिटिशियन सब आने वाले थे। तो वो कहता है वांगजी और लैंस सिचेन तुम दोनों को भी चलना चाहिए। इतना बोलकर उन दोनों को भी वो अपने साथ लेकर के पार्टी के लिए चल देते हैं। पार्टी इतना बड़ा था, वो एक हिल स्टेशन पे था और उसका सारा चीज एक डेकोरेट थीम पे बेस्ड था। वहां पे जाने और आने के लिए पासेस लगते थे। वांगजी भी वहां आ जाता है और उसके टाइप के जितने भी जैसे ड्रग्स डीलिंग माफिया ड्रग वगैरह वेपन्स बनाने वाले जितने भी लोग सब थे, उन लोगों के साथ लैंस सिचन और वांगजी बात कर रहा होता है। तभी वहां पे उसकी नजर एक शख्स पे जाती है। उसे देखते हुए वो कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो विंग को देख रहा था क्योंकि विंग अपने डायरेक्टर के साथ, क्योंकि वो सह डायरेक्टर था, इसी वजह से वो उसके साथ आया था उसकी कंपनी बनकर, ताकि लोगों से वो बात कर सके और उनके फिल्म में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर को ढूंढ सके। तो डायरेक्टर ने उसे एक लड़की बना के लाया हुआ था क्योंकि विंग देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता था। इसलिए उसके डायरेक्टर ने उसे 4 गुने ज्यादा पैसे दिए थे और कहा था कि कोई ना कोई इन्वेस्टर को तुम्हें ढूंढना ही होगा। विंग तो पहले बहुत नौटंकी कर रहा था, लेकिन आज विंग का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में झगड़ा हो गया था जिस वजह से उसका मूड ऑफ था और वो मान गया था। और वो सबसे बातें कर रहा होता, उसके हाथ में जो ग्लास थी वो बस हिला रहा था, वो पी नहीं रहा था। वांगजी अचानक से कहता है गगा मैं अभी आता हूँ। और इतना बोलकर वो उन दोनों के सामने आ जाता है। विंग तो एकदम से डर ही गया था, लेकिन तभी वो उसको देखते हुए कहता है हेलो सर। वांगजी उस डायरेक्टर को देखते हुए कहता है क्या आपको अपनी फिल्म के लिए कोई इन्वेस्टर चाहिए। भाई साहब वो डायरेक्टर खुश हुआ, कहता सर क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वांगजी कहता है लाइफ टाइम के लिए, पर हाँ शर्त इतना है कि मुझे ये डायरेक्ट हमेशा चाहिए। वो कहता है सर आप जैसा सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है। वांगजी कहता है मुझे इनसे कुछ पर्सनल बातें करनी है, इफ यू डोंट माइंड। अब डायरेक्टर को तो मन में लालच आ गया था, कहता सर सिर्फ बात ही करनी है ना।
वांग जी कहता है हाँ हाँ सिर्फ बात ही करनी है। इतना बोलकर एक्सक्यूज मी करता हुआ सीधे विंग के हाथ को पकड़कर ले जाने लगता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे से कहता है बेबी चुपचाप मेरे साथ चलो वरना इससे ज्यादा बुरा करूंगा मैं। फिर वो अंदर लाता है उसे एक कमरे में और ला करके उसे वापस से दीवार पे पिन करते हुए उसको और उसके चिक को उठाते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिप्स और लिप्स के नीचे का मूल इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अधिकार है। और ये इतनी अट्रैक्टिव और इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग के पूरे बॉडी को स्क्यूज कर रहा था। मतलब उसके थाइस टमी उसके ब्रेस्ट हर चीज को स्क्यूज करके उसे पूरा हॉट कर देता है और उसे छोड़ते हुए हाथ को क्रॉस करते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से कोई और देखेगा तो उसकी हालत तुम्हारी जैसी बिल्कुल होगी। तुम्हें कैसा फील हो रहा है हाँ। विंग कहता है ये मेरी नहीं उसकी प्रॉब्लम होगी। फंग जी वापस इसके कान में धीरे से कहता है नो बेबी उसकी हालत बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी और वो तुम्हें कच्चा खाना चाहेगा। इतना बोलकर उसके नेक सैंडग्लैंड को स्निफ करना और उसे लिक करना शुरू कर देता है। विंग तो और ज्यादा अराउज हो रहा था। वांगजी उसे फुल टू अराउज करके छोड़ते हुए कहता है तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें हाँ। विंग कहता है सट अप एंड दूर हटो। इतना बोलकर वो बाहर जाने ही वाला होता है कि वांगजी उसे बैक से हक करके वापस से इसकी बॉडी को स्क्यूज कर रहा होता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो मैं एक। वांगजी कहता है क्या फर्क पड़ता है कि तुम लड़का हो या लड़की हो तुम बस एक ओमेगा हो यही मैटर करता है। और इतना बोलकर उसके पूरे बैक को ना ऐसे पागलों की तरह ना स्नीफ करते हुए किस कर रहा होता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था भाई ये किस तरह का हैरेसमेंट है। मतलब कुछ कर नहीं रहा है लेकिन इसको अराउज करके छोड़ रहा है। विंग उसकी हालत खराब करने के बाद वांग जी कहता है बस अपना ध्यान रखना बेबी बनी मैं नहीं चाहता ठीक है ना। और इतना बोलना हुआ ही था कि विंग जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। वो क्रिस को कॉल करके कहता है देखो वो बाहर आ रहा है उसे आराम से टैक्सी तक जाने दो। देखना कि कोई उसको टच भी ना कर पाए वरना मैं उसके हाथ काट दूंगा। क्रिस भी समझ गया था वो क्या ही कर सकता था और वांग जी जो कि इतनी बार विंग से मिल चुका था उसका तो समझ नहीं आ रहा था। आने के बाद वांग जी जैसे वापस से पार्टी में आता है तो उसके डैड बोलते हैं कि वांग जी हमें एक डायमंड की डीलिंग के लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। तुम कुछ लोगों को लो और अंदर चले जाओ। वांग जी भी अपने डैड की बातों को सुन लेता है क्योंकि बाहर डैड और सीचन बाकी लोगों से इंट्रो कर रहे होते हैं। तो वो अंदर चले जाते तो मुसीबत हो जाती मतलब कि फिर लोग समझते कि क्या हो रहा है। इसी वजह से वांग जी कह देता है यस डैड और इतना बोलकर वो चला जाता है। क्रिस वहीं आते हुए कहता है सर आपने जैसा कहा था हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद वो लोग उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं कि वांग जी वहां से चला जाता है क्योंकि अब उसे डीलिंग करने के लिए वापस जाना था। उसने विंग को देखा था वापस से एक बार फिर से लड़की वाले गेटअप में। वहां से जाने के बाद वो जब वहां आता है तो क्रिस कहता है सर आप कहाँ चले गए थे और वो कौन है। क्रिस कहता है इसके बारे में हर डिटेल पता करो मुझे जानना है कि ये कौन है ठीक है ना। क्रिस कहता है ओके सर अभी चलिए। वो वहां आता है डील करता है डील करके जैसे ही जाने को होता है तो उसी में से एक गैंगस्टर था वो वांगजी को ना शूट कर देता है जिससे कि उसके चेस्ट में गोली लग जाती है। वांगजी को जब गोली लगती है तो क्रिस और उसके साथ सुयांग और सॉन्गलैंड बहुत सारे लोग थे वो सब उन लोगों को शूट कर देता है और जितने भी डायमंड्स थे वो सभी ले करके वहां से निकल जाता है। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है और उसके चेस्ट से गोली निकाली जाती है। वांग जी वो तो बच गया था लेकिन अभी अनस्टेबल था। उसकी जगह पे सारा काम सुयांग और क्रिस देख रहा था। ऐसे करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और वांग जी अभी भी अनस्टेबल ही था और वो बेहोशी की हालत में था क्योंकि चेस्ट सीने के दिल के पास उसको गोली छू के निकली थी। तो इसी वजह से वो अभी भी बेड रेस्ट पे था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि उस कास्ट क्रू मेंबर के साथ शूटिंग करने के चक्कर में कभी वहां जाता था। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता था। आज एज यूजुअली काम करके वो जब घर आता है तो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने किसी लड़की को बुलाया हुआ है और वो उसके साथ किस कर रहा है। विंग उसे देखता है और कहता है अगर तुम्हारा गंदगी पसारना हो गया हो तो इसे बाहर करो क्योंकि विंग को पता था कि उसका बॉयफ्रेंड चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। और उसे जब पता चला था तो उसने डिस्कस करने के बारे में सोचा था लेकिन फिर वो चुप हो जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। उसका बॉयफ्रेंड जल्दी जल्दी से उस लड़की को बाहर भेज देता है और आते हुए कहता है बेबी आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरा वो विंग एक थप्पड़ खींच के लगाता है और उसे कहता है आखिर तुमने सोच क्या लिया है हाँ। मुझे पता था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो पर मैं चाह रहा था कि ये सब तुम जल्दी बंद कर दो लेकिन आज तुमने अपनी हिम्मत दिखा दी तुम उसे यहाँ लेकर आ गए। वाओ मतलब सच में मैं क्या बोलूं हाँ। और इतना बोल करके विंग कहता है आज से हमारा ब्रेकअप सब कुछ खत्म हो गया समझे ना।
ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो। और ये बोल करके विंग अपना सारा सामान लेता है एंड देन वहां से उस घर से निकल आता है। उसका बॉयफ्रेंड एक बार भी जहमत नहीं करता कि वो उसे उठा ले। बारिश बहुत तेजों की होने लगी थी और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो सी साइड किनारे आता है और आ करके बैठा हुआ था। मतलब एक तो समुद्र इतने तूफान पर था कि वो कुछ कहा नहीं जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि दिल टूटा आशिक बन के बैठा हुआ था, उसके अंदर जो जख्म थे वो भरने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था उसे। वो वहां पे बैठा हुआ था और समुद्र को उफनती लहरों को देख रहा था। और जैसे ही वो कूदने वाला होता है, उसे वापस से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए कुछ यादें याद आती हैं। वो उन सभी यादों को बस बहा देना चाहता था, इसलिए उस उफनते हुए समुद्र में वो छलांग लगा देता है। उसका सूटकेस वहीं रह जाता है। अब पूरे 4 दिन बाद विंग को एक पैलेस में होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो बहुत जोर से चीखता है, क्योंकि ये पैलेस बहुत ही ज्यादा डार्क था। मतलब ग्रे एंड ब्लैक इसका मिक्स था। वो छटपटाते हुए बेड से उतरता है। उसके कपड़े बदले गए थे और वो स्लीपर पहनकर जब नीचे आता है, देखता है कि उस घर में बहुत सारे नौकर चाकर है जो काम कर रहे हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो आश्चर्य से भरा हुआ था। तभी एक शख्स जिसके पूरे चेस्ट एरिया पे पट्टी लगी हुई थी और उसने ओनली फॉर हाफ शर्ट वेयर किया हुआ था, और वो किसी से बात कर रहा था। वो आता उसके पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता, हे, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है, मुझे कौन यहाँ लाया है? तभी वो शख्स उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, हैव यू लॉस्ट बेबी गर्ल? तो इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता है, बेबी गर्ल? मैं बॉय हूँ। वो कहता है, मुझे पता चल गया था कि तुम गर्ल नहीं बॉय हो। खैर छोड़ो। वैसे मेरा बेबी बनी अब कैसा है? और वो पानी में छलांग क्यों लगाया था? विंग कहता, पानी छलांग? फिर उसे याद आता है कि हाँ भाई हाँ, उसने ब्रेकअप कर लिया था अपने फ्रेंड के साथ में। एंड देन वो वापस से वहां से आकर के पानी में कूद गया था। बेचारा सुसाइड कर लिया हुआ था। वांग जी उसकी तरफ एकदम शक भरी निगाहों से देख रहा था। तो विंग कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मैं यहाँ कैसे आया? हाँ। वांग जी कहता है, पहले ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि तुम 4 दिन बाद होश में आए हो। पता चला कि तुम बेहोश हो गए हो। फिर वो उसके साथ बैठ जाता है और डाइनिंग टेबल पे अलग अलग टाइप्स के डिशेस सर्व किया हुआ था। विंग की तो आंखें फट के बाहर आ गई थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक 5 स्टार होटल के डिशेस वहां पे सर्व किया हुआ था। विंग माइंड नहीं करता और चुपचाप से खाने लगता है। आधा खाना खा चुकने के बाद वो चम्मच रखते हुए वापस से कहता है, अब मुझे तुम बताओगे कि मैं यहाँ कैसे आया? हाँ। जी कहता है, मछली फंस गई जाल में, आया शिकारी के चाल में। खैर, वैसे बेबी बनी, तुम समुद्र में क्यों छलांग लगाए थे? हाँ। विंग को अब गुस्सा आ रहा था। वो कहता, हे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और ऊपर से मुझे बेबी बनी बनाना बंद करो, ठीक है ना? हम जी उसकी बात को इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होता। कहता है, मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आपने उसमें छलांग क्यों लगाई? विंग कहता है, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और मुझे जीने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पानी में छलांग लगा दी। और तुम मुझे बचा के क्यों लाए? अंक जी कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम डेट पे चलेंगे, और अब तुम्हें पूरी लाइफ यहीं रहनी है। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो? बिना मेरे परमिशन के मेरे साथ डेट पे जी जाना है और मुझे कैद करके भी रखना है? क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? अंक जी कहता है, विंग कहता है, क्या मजाक है? फिर इतना बोलकर वो खाना को ऐसे छोड़ के जाने लगता है। तो वांग जी उसके अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, खाना फिनिश करो। विंग कहता है, मेरा हो गया और मुझे घर जाना है। इतना बोलकर उसके हाथ को छुड़ा कर जाने लगता है। 3-4 बॉडीगार्ड आकर के उसको रोक देते, कहते, सर प्लीज आप बैठ जाइए। विंग कहता है, व्हाट डू यू मीन कि बैठ जाइए? वांग जी कहता है, बेबी, मैंने कहा ना बैठ जाओ। विंग ना चाहते हुए भी बैठ जाता और खाना खत्म करता है। उसके बाद वांग जी विंग को खुद अपने हाथ से पकड़कर अपने कमरे में लाता है, जहाँ विंग लेटा हुआ था। विंग कहता है, ये कमरा तुम्हारा है? वांग जी कहता है, हाँ, ये कमरा मेरा है और अब से तुम्हारा भी। वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि मुझे भी गोली लगी थी और उसके बाद से शायद से मैं मर जाता, लेकिन मुझे तुम्हारी एक होप मिली थी और मुझे तुम्हारा चेहरा बार बार याद आ रहा था। तुम्हें पता है, इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और जिंदा हूँ और खुद को रिकवर भी कर रहा हूँ, वरना मैं तो कब का मर गया होता।
फिर वो विंग के फेस को टच करते हुए कहता है, बस दिन रात हर टाइम तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें पता है, जब मैंने क्रिस को तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला तो तुम्हारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। फिर तुम्हारे क्रू मेंबर को पकड़ के लाना पड़ा। फिर उस डायरेक्टर ने बताया कि तुम एक लड़का हो, ना कि लड़की हो, पर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल लड़की जैसी है विंग। और इतना बोलकर वांग जी ना चाहते हुए भी अपने आप को उसके ऊपर थ्रो करते हुए विंग को लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग पीछे जा रहा था पर वांग जी ने उसके हेड को पकड़ रखा था और उसके लोअर लिप्स को लिक करते हुए किस करता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन अलग हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। तुम यहाँ रहो, देखो, सुनो, समझो, उसके बाद ठीक है ना। इतना बोलकर वांग जी अपने सावा लेने के लिए चला जाता है। जब वो सावा लेके आता है तो देखता है कि वांग जी की पूरी पट्टी गीली हो गई है। वांग जी उस पट्टी को एक एक करके खोल रहा था तो विंग उसको चुपचाप देख रहा था बैठ करके। खोल लेने के बाद देखता है कि कितना बड़ा वूंद है उसके चेस्ट के पास। वो कहता है, ये क्या दर्द देता है?" वांग जी उसकी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है विंग? फिर वो फर्स्ट एड किट लाता है, उसके सामने रखते हुए कहता है, क्या तुम ये सब अप्लाई करके पट्टी कर दोगे? विंग कहता है, मुझे नहीं आता है। वांग जी सारा सामान एक एक करके रख देता है और कहता है, पहले ये, फिर ये और लास्ट में ये। विंग उसको देख रहा होता है। वांग जी विंग के हाथ को लेता है, अपने चेस्ट पे रखने, अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, सिर्फ तुम और कोई नहीं विंग, सिर्फ और सिर्फ तुम। और इतना बोलकर वो उसके हाथ को हटा देता है। विंग भी अपने हाथ हटा लेता है फटाक से और उसके ऊपर वो सभी ऑइंटमेंट अप्लाई करना शुरू करता है। फिर जैसे वांग जी बता रहा था विंग वैसे ही पट्टी कर देता है, कहता हो गया। वांग जी जब ऐसा कर देता है विंग उसको तो वांग जी उठता है और बाहर जाकर वापस से शर्ट निकाल कर पहनने लगता है। तो विंग कहता है, इतना टाइट शर्ट पहनोगे तो ये प्रॉब्लम देगा। विंग कहता है, एक मीटिंग के लिए जाना है मुझे, क्या तुम चलोगे मेरे साथ बेबी? विंग कहता है, नो, मुझे नहीं जाना, मुझे ये रहना है। इतना बोल करके विंग वहां बैठ जाता है, चुपचाप से बैठा हुआ था। फिर वांग जी रेडी हो जाता है अच्छे से तो वांग जी जाते हुए कहता है, हे बेबी बनी, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो मैं लेता आऊंगा? विंग कहता है, मेरा फोन कहाँ है? वो तो मेरे पास ही था ना। वांग जी कहता है, वैसे तो तुम्हारा फोन वाटर प्रूफ था बट डाटा रिट्रूट हो गया है तो उसे वापस से ठीक करने को दिया है। पर हाँ, तुम्हें फ़ोन अभी नहीं दूँगा मैं, क्योंकि क्या पता तुम किसी और को बुला लो या फिर यहाँ के से भाग जाओ। रिंग अपने मन में उसे देखते हुए कहता है, हाँ तुम जाओ तो सही, मैं यहाँ से तो भाग ही जाऊँगा। इतना बोल करके और वो बस चुपचाप से वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी विंग के बालों को खराब करते हुए वहाँ से चला जाता है। टेक अ रेस्ट बोल करके विंग वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। उसके जाते ही 10 से 15 मिनट बाद विंग बचते-बचते नीचे आता है, जो कि हालाँकि इतने सारे सर्वेंट्स थे। पर जैसे ही मेन एंट्रेंस पे आता है, उसकी आँखें फट के बाहर आ गई थी। भाई साहब, वांग जी का विला था। एक तरफ से पूरा समुद्र, सिर्फ़ और सिर्फ़ समुद्र और एक तरफ से पूरा जंगल और यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ़ एक बोट, जो कि वांग जी उसमें सवार होके जा चुका था। विंग कहता है, ओह माय गॉड! ये क्या है? मैं किस कैद खाने में आ गया? तभी पीछे से एक सर्वेंट आते हुए कहती, सर आपको कुछ चाहिए? विंग कहता, नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना बोल करके और वो वापस से अंदर आ जाता है और कहता है, कुछ भी हो जाए वो इस जंगल से तो भाग ही सकता है ना। फिर उसको देखता है कि कहाँ तक जा रहा है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये जंगल का लास्टिंग कब है। फिर वो बहुत हिम्मत जुटा करके खिड़की से होते हुए नीचे आता है तो देखता है कि एक शख्स ना एक दूसरे शख्स को बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, मार-मार के अधमरा किया और लास्ट में साइलेंसर लगा के उसको ठोक दिया। विंग जब ये सीन देखता है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है और वो वापस से ऊपर अपने कमरे में आ जाता है और आकर के चक्कर काट रहा होता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वो पैनिक कर रहा था और बोल रहा था, ये सब कौन है? मर्डर है क्या? ये सब मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? हे भगवान! और इतना बोलकर वो छटपटा रहा होता है। तभी वांग जी पीछे से आता है और विंग को ऐसे चहलकदमी देखते हुए उसे शक होता है। तब पर भी वो आता है और सीधे विंग को ऐसे कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, हैव यू लॉस्ट बेबी बनी? विंग उसकी वॉइस सुनकर कांपते हुए कहता है, तुम क्या माफिया हो? मैंने अभी देखा बाहर मर्डर करते हुए। तुम
तुम भी लोगों को मारते हो? वांग जी कह देता है, हाँ, मैं माफिया का बॉस हूँ और तुम उसके लवर, माफिया लवर। क्या तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है? वैसे तुम इस गेटअप से ज्यादा लड़की के गेटअप में अच्छे लगते हो विंग। और इतना बोलकर वांग जी विंग के पूरे बॉडी को एक्सक्यूज कर रहा था, कमर से ऊपर, उसके टमी को, उसके चेस्ट को, उसके ब्रेस्ट को, उसके नेक को, हाथ को, हर चीज को। और विंग सिर्फ गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कुछ भी नहीं। ऐसा करने के बाद विंग वापस से कहता है, ये क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्रेशर भी नहीं देना चाहता। तो विंग कहता है, ओ अब मैं समझा, मतलब कि तुम मेरे साथ बस ये सब थिंग्स करना चाहता है और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर अपने लिए दो कॉल गर्ल को बुलाता है और एक कॉल बॉय को भी। वो तीनों को बुला करके उसके साथ वो अल्टीमेट होता है। जब विंग ये साउंड सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता है कि उसने उसे बोला पर उसके साथ किया क्यों नहीं। पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि हाँ, मतलब कि ये सेक्स एडिक्टेड तो है, तो इसे उकसाना और इसे अपने इसके यहाँ से भागने में मुझे मदद मिल जाएगी। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है। जब वांगजी देखता है कि विंग उसके कमरे से बाहर चला गया है, वो तीनों कॉल बॉय को बोलता है, आप लोग जा सकते हैं। बॉय कहता है कि क्या आपने हमें बस नाटक करने के लिए बुलाया था? और वो लड़की ऐसे मुंह बनाते हुए कहती है, बेबी, क्या आपका मन नहीं करता हमारे साथ ये सभी थिंग्स करे? हम लोग ही हमेशा करते हैं, आप भी तो हमारे साथ कर सकते हो ना। वांगजी कहता है, ओनली फॉर सेटिस्फाइड होने से मतलब है, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व क्यों हूँ भला? मेरा पार्टनर मेरा वेट कर रहा है। और इतना बोल करके, और ये जो कॉल बॉय और कॉल गर्ल्स थी ना, ये लोग हैंड से वांगजी को सेटिस्फाइड करते थे एंड देन उसको सेटिस्फाइड करने के बाद वो लोग चले जाते थे और इसी की सर्विस वो लेते थे, उसकी पूरी बॉडी मसाज वगैरह करके। तो ये उसी की बात कर रहा था। वो लोग अपना अपना पैसा लेते हैं देन वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद वांगजी बाद गाउन पहन करके विंग के मतलब अपने कमरे में आता जहाँ विंग था, जहाँ विंग मुंह फुला के बैठा हुआ था। हंग जी आता है और उसको टीज करते हुए कहता है, ओ, तो क्या तुम्हें ये सब करना था? विंग उसकी बात सुनकर उठते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों करने लगा भला? हाँ। तो वांग जी कहता है, तुम्हारा फेस और नेक दोनों लाल हो चुके हैं। और इतना बोलकर उसके नेक को ना ऐसे स्निफ करना शुरू करता है जिससे कि विंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। मतलब वांगजी वापस उसको हॉट और अराउज कर रहा था बट उसके साथ कुछ कर नहीं रहा था। विंग जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, सीधे वांगजी को धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ करके उसके पूरे बॉडी को बाउथ गाउन खोल करके उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसके हार्ट बीट के ऊपर, और उसको रगड़ रहा था और उसके पूरे बॉडी को अपने हाथ से टच कर रहा था। ऑलरेडी उन लोगों के टच की वजह से वांगजी अराउज हो ही चुका था। विंग के टच से वो पागल हो रहा था। वो चाह रहा था कि विंग इस सब के बाद उसे वो सब करने दे, उसके साथ वो इन्वॉल्व हो और वो सब कुछ करने के बाद लास्ट में वांगजी विंग को फक करे। पर वांगजी के अरमान पे एक बाल्टी पानी तब उतर भर जाता है क्योंकि विंग उसको हॉट करने के बाद वो उतर जाता है और उतर करके कहता है, आई थिंक आपको सावा ले लेना चाहिए। और इतना बोल करके वो सोफा पे जाता है देन पलट के सो जाता है। वांगजी शॉक और कहता है, बस इतना ही, इसके आगे तुम कुछ नहीं करने वाले हो? हिंग कहता है, क्यों? अभी तो आप करके आए ना, आपका मन नहीं भरा? आपको मेरे साथ करना है? ओ माय गॉड। और इतना बोल के वो पलट के सो जाता है। वांगजी को हंसी आ जाती है और कहता है, ओ, तो तुम गुस्सा हो और मुझसे बदला ले रहे थे, हाँ? विंग कहता है, वॉट एवर, कुछ भी सोचो, मुझे क्या करना है। और इतना बोलने के साथ ही विंग हमारा आंखें बंद कर लेता है। हालांकि उसे नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन हाँ, वो छटपटा जरूर रहा था। उसके बाद वांगजी कहता है, ओके, अगर मैं ये कहूँ कि उन लोगों ने मेरी हेल्प की, मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो क्या तुम मुझे खुद को टच करने दोगे? रिंग तो उसकी बात सुन रहा था पर रिप्लाई नहीं कर रहा था। वांगजी कहता, ठीक है, मुझे बता देना। इतना बोल करना चाहते हुए बेचारे को वॉशरूम जा करके खुद से अपने हाथ जगन्नाथ करने पड़ते हैं एंड देन सेटिस्फाइड कराना पड़ता है खुद को। वो मुस्कुरा भी रहा था और विंग का नाम ले रहा था। विंग के कान में उसकी इतनी तेज और लाउड मॉर्निंग पूरी सुनाई दे रही थी। विंग की हालत खराब हो रही थी और इसके हाथ अंदर तक गए थे लेकिन वो खुद को कुछ कर नहीं रहा था। वो अलग ही क्रैबिंग में जा रहा था। वांगजी तो रिलीफ होकर के बाहर आ गया था लेकिन विंग की हालत देखने लायक बन रही थी। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो मैं हेल्प करूँ क्या? ये कहता उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर वांगजी उसकी बात नहीं सुनता है और वो सिर्फ विंग को देखता है देन सीधे उसके हाथ अंदर
विंग कहता ये क्या कर रहे हो आप? कहता है वांग जी तुम्हें पता है ना तुम एक ओमेगा हो, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अब वैसे भी तुम्हारे लिटिल लिटिल से इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग के वेजानल एरिया के अंदर हाथ इंसर्ट कर देता है, एक ही साथ में 3 फिंगर्स को, एंड देन उसे स्टॉकिंग करना स्टार्ट करता है और उसके लिटिल हैंड्स को थंब से वो ऐसे टच कर रहा था जिससे कि विंग ना चाहते हुए मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था और वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसे फील करता है। हालांकि वो अपने आप को रिलीफ करके आया था तो ज्यादा इफेक्टिबल नहीं था, बट फिर भी उसे अच्छा लग रहा था और वो इमेजिन कर रहा था कि किस तरह से वो बेड में उसके नीचे रहेगा और ये सभी थिंग्स उसे सुनने को मिलेंगे। 5 मिनट के अंदर ही विंग पूरा रिलीज हो जाता है। वांगजी कहता है बस इतनी ही कैपेसिटी है तुम्हारी? हाँ। विंग उसे धक्का दे देता है और कहता है ये क्या किया? हाँ, ये क्या किया? और इतना बोल करके वो वॉशरूम भाग जाता है। वांगजी हंसने लगता है और कहता है सच में बहुत क्यूट है मेरी बेबी बनी। और इतना बोलकर वो बेड पे आके बैठा हुआ था आराम से। वो अपने आप को क्लीन करके जब बाहर आता है तो उसको गुस्से से घूर कर देखता है और आता है और उसको ऐसे चेस्ट गोद में जाके बैठते हुए उसको बालों को पूरा नोचते हुए कहता है मैंने तुमसे बोला था ना मेरे साथ इन्वॉल्व मत होना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ। हाँ जी उसको बस देख रहा था करते हुए, कहता आउच मुझे दर्द हो रहा है, क्या मेरी पट्टी बदल दोगे भी? वेंग को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कहता क्या सच में दर्द हो रहा है? वांग जी मुंह बनाते हुए कहता बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर उसको वो पट्टी बदल देता है और उसके बाद वांग जी अपने बेड पे सो जाता है और विंग सोफा पे सो जाता है। आधी रात को वांग जी विंग को गोद में उठाकर बेड पे लाकर सुला देता है। अगले दिन वांग जी को क्रिस आके बोलता है सर हमें 15 दिन के लिए पेरिस जाना होगा, आई थिंक हमें चलना चाहिए अभी। वो कहता क्यों? तो कहता सर आपके बुलाए हैं और कुछ मीटिंग्स होने वाले हैं सभी अंडरवॉल्स की तरफ से, तो आपको रहना जरूरी है, आफ्टर ऑल आप माफिया बॉस है। विंग वांग जी कहता ठीक है। वो वहां से बिना विंग को कुछ भी इन्फॉर्म किए चला जाता है। विंग की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ वांग जी नहीं है और वो बेड पे है। उसे अच्छा भी लग रहा था और वो मुस्कुराते हुए वांग जी को वॉशरूम में हर जगह ऊपर नीचे आकर ढूंढता है पर वांगजी से कहीं नहीं मिलता। एक सबन से पूछता भी कि वांगजी कहाँ है, पर सबन को भी नहीं पता था। वो अनमने मन से नाश्ता करता है। पूरा दिन उसका वैसे ही बोरियत में जाता है। रात को लग रहा था कि शायद वो अगर काम से गया है तो वो लौट आएगा, लेकिन नहीं आया था। ऐसे करते हुए ना विंग मतलब रोज का वही काम था, कुछ करना तो था नहीं। उस आइलैंड से वो बाहर जा भी नहीं सकता था। रोज सूत के उठता, नाश्ता करता, बेडरूम में जाता, वांगजी की कोई बुक निकाल के पढ़ता। उसके पास अभी फोन और लैपटॉप भी नहीं था जो वो कुछ कर सकता था। बाहर का व्यूज देखता और अब वो थोड़ा बहुत गार्डन में आने लगा था जहाँ पे वांगजी ने बहुत सारे बिल्ली और रैबिट पाल के रखे हुए थे, तो उनके साथ वो खेलता और वही करता। अब लगभग 10 दिन हो चुके थे। पिंग अपने मन में कहता है ये मुझे यहाँ ला करके चला गया, लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं और इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हाँ। और ऐसे सोचते हुए वो शाम हो गया था। विंग का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो अंदर जाए, इसलिए वो सी साइड चला जाता है बैठने के लिए। तभी वहां देखता है कि बहुत सारे मोटर्स आ रहे हैं। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि ओ माय गॉड वांगजी वापस आ गया। लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ वांगजी नहीं बल्कि कोई और है, वो लोग आते ही सबसे पहले तो विंग को ऐसे पकड़ लेते हैं एंड देन वहां पे जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको मार देते हैं और अंदर जाते हैं। पर वहां तो वांगजी था ही नहीं और विंग को वो बहुत मारते हैं थप्पड़ से और विंग के पूरा मुंह से ब्लड आ रहा था क्योंकि वो एक ओमेगा था ना। वो लोग कहते हैं तो तुम बताओ कि वो कहाँ है? अब विंग को खुद पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था इसकी बात पर, इसलिए कहते हैं कि इसे अपने साथ लेकर चलो। वो लोग जब पानी में थे तभी वांगजी को पता चल गया था कि कुछ लोग उन लोगों के घर पे अटैक करने वाले हैं। उन लोगों को पहले ही पता चल गया था, तो वो लोग पेरिस से निकल आए थे। तो आधा पानी तक वो लोग आया ही था क्योंकि लोग स्टीमर पे थे। वांगजी जब दिखता है कि विंग को बांध करके ले जा रहे हैं, वांगजी कहता है क्रिस से कुछ भी करो मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। क्रिस और उस गैंग वाले में वार होता है और कई स्टीमर तो डूब भी गए थे, लेकिन वांगजी किसी न किसी तरह से विंग को रेस्क्यू कर लेता है और सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पूरे पानी में ना आग ही आग फैला हुआ था। वांगजी विंग को लेकर के वापस से मुड़ता है और वो अपने पैलेस ना जा करके हॉस्पिटल लाता है उसे। वहां पे उसे लिटा देता है क्योंकि वो उसको बहुत मार पड़ी थी। वांगजी क्रिस से कहता है
अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अगर हम जब तक इस सबको खत्म नहीं करेंगे, इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है सॉन्गलैंड। सॉन्गलैंड कहता है यस सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं इन्हें सेफ जगह भेज दूंगा। इतना बोल करके वो वहां रह जाता है और क्रिस और हमारा वांग जी वहां से वापस पेरिस के लिए निकल जाते हैं, उसके गले में एक लॉकेट डाल करके। ये आगे बढ़ने से पहले ये फैन फिक्शन मैं डेडिकेट करती हूँ संध्या, जो कि हमारे प्लस मैसेंजर वाले ग्रुप में मिस्टर लैंस हिचैन के नाम से अपना आईडी बनाए हुए हैं। तो संध्या, हैप्पी बर्थडे टू बी लेट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संध्या, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, मे ब्लेस यू बेबी, गॉड ब्लेस यू so much baby, happy happy birthday to you, happy birthday dear Sandhya darling, happy birthday to you। तो चलो अब हम फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों का मन करे वो, वैसे तो संध्या का बर्थडे 28 को था जो कि बीत गया है, बट अगर मन करे टू बी लेट हैप्पी बर्थडे लिख देना, ठीक है ना। चलिए हम इस वन शॉट में आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा आने की वहां पे वांग जी वहां से चला जाता है पेरिस और विंग हॉस्पिटल में था जहाँ पे सॉन्गलैंड को रखा हुआ था उसकी सेफ्टी के लिए। विंग को जब होश आता है तो पूरे 3 दिन हो चुके थे। विंग हॉस्पिटल में नहीं था जब उसे होश आया था। विंग का पूरा इलाज करने के बाद विंग को एक अपार्टमेंट में छोड़ दिया गया था जहाँ पे उसके फ्रेंड रहते थे न्यूहेसैंग। वहां पे उसको छोड़ करके और वो सॉन्गलैंड चला गया था। ऐसा नहीं था कि सॉन्गलैंड चला गया था, सॉन्गलैंड विंग पे नजर रखे हुए था। स्पाइकर नहीं होते, स्पाइकर को सेट किया हुआ था कि 24 घंटे की इन्फॉर्मेशन सॉन्गलैंड को वो दे और अगर सर पूछे तो वो बता दे। इतना सब कुछ करके और वो वहां से चला गया था। विंग को जब होश आता है तो उसको ये घर जाना पहचाना लगता है। वो जब नींद खोलता है अपना और उठ के बाहर आता है तो देखता है कि नी हसैंग हम गंजी और हाफ पैंट पहना हुआ है, कान में बहुत बड़ा ईयरबड लगाया हुआ है और कढ़ाई में छलनी को डाल करके ये गाना गा रहा है। विंग कहता है नीहसैन, नीहसैन, पर नीहसैन को क्या ही सुनाई देगा। फिर वापस से विंग कहता है नीहसैन, नीहसैन, पर विंग की वॉइस तो नीहसैन के कान तक जा ही नहीं रही थी क्योंकि उसके कान के ऊपर हेडफोन लगे हुए थे। विंग ना चाहते हुए भी धीरे धीरे वहां पे टसकता हुआ आता है और उसके देह पर हाथ रखते कहता है नीहसैन, नीहसैन ऐसे करता है तो कहता ओह विंग ब्रो, आप कब आए? तो आप उठ गए? विंग कहता है ये सवाल मुझे करना चाहिए। नीहू सिंह कहता ओ हाँ एक मिनट। फिर वो अपने कान का वो जो होता है ब्लूटूथ उसको ऑफ करते हुए कहता है आप यहाँ आइए। चूल्हा बंद करके सोफा पे आके बैठ जाता है। फिर विंग कहता है मैं यहाँ कैसे आया? हाँ। नीहू सिंह कहता है पता नहीं, पर आपको जबरदस्ती को यहाँ छोड़ के गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप हो, पर जब मैंने आपकी बॉडी देखी मुझे तो लगा ये एक डेड बॉडी है, पर आप तो जिंदा थे। वैसे कैसे हो? तो विंग कहता है और कौन आया था मुझे छोड़ने के लिए? कहता कोई लंबा सा पतला सा आदमी था, पता नहीं बड़ा अजीब था, उसका शकल भी गोलू मोलू टाइप था। छोड़ो भी, वैसे भी वो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। विंग समझ जाता है कि हाँ भाई वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आया। फिर विंग कहता है बस क्या वही आया था? कहता उसके साथ हॉस्पिटल के 2-3 गार्ड्स थे और कुछ दवाई की बॉटल्स देके गए हैं जो आपको पिलानी है मुझे। तो वैसे विंग मैं बेबी सीटर बन गया ना, और तो मेरी बेबी, ऐसे बोलकर वो उससे चेप हो रहा था। तो विंग कहता है क्या वो नहीं आया था? निहसैन कहता कौन? विंग कहता है कोई नहीं। और इतना बोलकर वो कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है ना? निहसैन कहता है छोड़ो भी, हम ही दोनों तो रह रहे ना। कौन सी तुम्हारी बॉडी से वैसे बदबू आ रही है? दवाई की स्मेल तो है, मैंने खाना बना लिया, आओ खाते हैं। इतना बोल करके निहसैन खाना लाता है और विंग को जबरदस्ती खिलाता है। खा पीने के बाद वो लोग गेम खेलने के लिए बैठते हैं जहाँ पे विंग खेल रहा था और निहसैन भी खेल रहा था। लेकिन विंग का दिमाग बार बार वांग जी के पास जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी के पास। आज 13 दिन हो चुके थे और वांग जी ने उसकी कोई खबर तक नहीं ली। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसलिए वो गेम खेलना छोड़ देता है। फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है निहसैन क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? निहसैन कहता है मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ। हाँ मैं पूछ के तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो किसी मारिया नाम की लड़की के साथ इंगेज है और उसने इंगेजमेंट भी कर ली है। पिक्चर देखना चाहोगे? विंग कहता है नो थैंक्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक शख्स मुझे मिला था, उसने मुझे लड़की के गेटअप में देखा था।
शूटिंग साइट पे, और वो मुझे अट्रैक्ट करने लगा। आई मीन कि वो मुझसे अट्रैक्ट हो गया। और उसके बाद जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद पानी में गिरा, तो मेरी नींद, आई मीन कि मेरी होश उसके पैलेस में होती है। हाँ, उसने मुझे कंडीशन रखा कि मैं उसके वो मेरे साथ वो सब कुछ तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसे परमिशन ना दूँ, और हुआ भी ऐसा ही है। उसने मुझे अभी तक हाथ नहीं लगाया है, पर पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ वो सभी थिंग्स करे और मुझे सैटिस्फाइड करे। तो नीसन कहता, ओ तो तुम्हें सेक्स बॉडी चाहिए। विंग कहता है, नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो नीसन कहता, अरे यार, इससे तो यही पता चलता है कि तुम्हें एक सेक्स बॉडी चाहिए, तो मैं करूँ क्या। विंग एक हाथ मारते हुए कहता है, तुम मेरे फ्रेंड हो। तो नीसन कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है, फ्रेंड हो या कोई भी हो। वैसे खैर छोड़ो भी, मुझे तुम्हारी बात वैसे भी समझ नहीं आ रही है। मतलब कि वो तुम्हें चाहता भी है और तुम्हें टाइम भी दे रहा है, मतलब साफ है ना कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और तुम्हें खोने से डरता है, क्योंकि उसे लगता होगा कि उसकी एक गलत कदम और तुम कहीं उसे नफरत ना करने लग जाओ। विंग कहता है, पॉइंट तो है, तो क्या मुझे उसे चांस देना चाहिए। निहसन कहता है, तुम्हें छोड़ने के लिए तो एक लल्लू लाल आया था, अब पता नहीं कौन पीला लाल आएगा, तो देखते हैं उस पीला लाल को। ऐसे छोड़ो भी, चलो क्लब चलते हैं। ऐसे हाँ, उस क्लब में कपल्स की एंट्री है, तो तुम्हें वापस से लड़की गठब लेना होगा, क्योंकि मैं तो बीटा हूँ और मैं तो गर्ल्स बन नहीं सकता। अल्फा भी होता तब भी नहीं बनता, बीटा हूँ तो और भी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी बॉडी से ही पता चल जाएंगे इन लोगों को, मैं तो बीटा हूँ भाई, बीटा हूँ, मैं बीटा हूँ, तो तुम्हें ही बनना होगा, है ना। इतना बोलकर वो क्लब के लिए उसको रला करके रेडी करता है, जहाँ पे वापस से हमारे विंग ने एक लॉन्ग बॉडीकॉन गाउन वेयर किया हुआ था, बहुत ही सिल्क वेदर कपड़े में, जो कि उसकी पूरी बॉडी से चिपका हुआ था। विंग उसे पहनने के बाद कहता है, ये किसकी है। कहता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था, पर उससे पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया। कोई ना, तुम्हारे काम तो आ गया, चलो चलो। विंग ने अभी स्ट्रेट बाल बनाए हुए थे और मेकअप किया हुआ था, उसके पूरे बाल नीचे कमर तक स्ट्रेट थे और बैकलेस था वो गाउन, और फुल स्लीव्स का था। उसने हील्स वेयर किया, कहता है परफेक्ट, कहता है हम परफेक्ट, इतना बोल करके और वो दोनों क्लब आते हैं। क्लब, कहता है ओ माय गॉड, ओरिएंटेड क्लब, तुम्हें यहाँ का पास कैसे मिल गया। नीरज सिंह कहता है, मिल गया यार, वो लड़की बहुत बड़ी आइटम थी, इसी वजह से। खैर छोड़ो, अगर आज वो दिखी तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा और मुझे उसे जलाना है। हाँ, कि मेरा दोस्त, आई मीन कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। तो विंग कहता है, अच्छा इसलिए तो मुझे लड़की बना के लाया। कहता है, यार मेरी हेल्प कर दे, क्या पता जल भून कर वो वापस आ जाए। विंग कहता है, ठीक है चलो अभी कर देता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों अंदर आते हैं। विंग और वो दोनों छोटा सा ड्रिंक, मतलब हल्का, जिसमें नशा ज्यादा नहीं होता है, वो लोग हॉप्स ड्रिंक बाई करके लेते हैं, एंड देन सभी तरफ व्यूज का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पे लॉन्ग सा डीजे फ्लोर था, बीच में एक पियानो लगा हुआ था और एक तरफ ड्रम का साइड था, और सभी लोग ऐसे बातें कर रहे थे, डांस कर रहे थे हल्का फुल्का। डीजे बालू बाबू अपना डीजे बजा रहा था, सभी चीज़ें हो रहे थे। ऊपर में वीआईपी एरियाज था, जहाँ पे नॉर्मल पीपल्स को अलाउड नहीं था, बिना पास के ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था। रिंग और नेहा जंग ये दोनों जब देखते थे कहते, वो देख वो देख वो देख आ गई, अब ऊपर जाएगी, मैं तो जा नहीं सकता, पर मुझे उसे जलाना है। और इतना बोलकर वो दोनों ड्रिंक वहां रख के वेटर को बोलता है, इसे देखो मैं अभी आया। फिर विंग के कमर पे कहता है, मैं हाथ डालू क्या। कहता है, आराम से, वरना मैं तुम्हारे तोते उड़ा दूंगा। नेहा जंग कहता, समझ गया ब्रो, पर बस एक्टिंग करनी है। फिर वो दोनों एक दूसरे के चेप होते हुए सामने आते हैं उस लड़की के, और कहते हैं, नेहा जंग कहता है, हाय, मीट माय गर्लफ्रेंड, इट्स इंग, हे इंग, अपना इंट्रो दो। विंग भी अरे बड़े पोलाइट वे में आराम से कहता, हे हाय एम, आई एम इंग। तो वो लड़की विंग को ऊपर से नीचे देखती है। सच में विंग वाकई में कतई जहर लग रहा था, जहर। तो एक पल के लिए उस लड़की को जेलस भी हो गया, पर फिर भी उसे मॉक करते हुए कहती है, हाँ, जैसे तुम सरकछाप हो वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सरकछाप है, तुम्हारा और हमारा वैसे भी स्टैंडर्ड मैच नहीं हो सकता। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इस क्लब का पास दे दिया, वरना तुम तो यहाँ आकर एक ड्रिंक खरीदने के लायक नहीं होती। नीहे सिंह भाग के जाता है और वो दोनों ड्रिंक लाके एक विंग को देता है खुद, और चेस करते हुए कहता, पियो इसे। विंग भी पीता और नीहे सिंह भी, दोनों पी लेते थोड़ा थोड़ा ही, और कहते, देखा, हमने ड्रिंक बाई भी कर लिया और हम पी भी रहे हैं। ऐसे तुम मुझे पिला रही हो क्या। वो लड़की इरिटेट हुई, भाई साहब, डिस्कस्टिंग बोल के निकल गई। नीहे सिंह मुंह बना लेता कहता, क्या यार, मैंने क्या सोचा था, और वो मुझे सड़क छाप भिखारी समझ के चली गई। विंग कहता है, कोई ना चलो हम इसे खत्म करते हैं और डांस करते हैं।
चलो चलो, इतना बोलकर वो दोनों ड्रिंक खत्म करते हैं। देन हमारा विंग और नी हसेंग दोनों आ जाता है। विंग कहता है यहाँ नहीं करना है, सबकी अटेंशन और उसको जलाना है या नहीं जलाना है। नी हसेंग कहता है अरे वाह तुम तो पूरे फॉर्म में हो। कहता तुम्हें पता है हमने जो स्कूल में डांस किया था रोमियो और जूलियट वाले परफॉर्मेंस में। विंग कहता है तो नी हसेंग कहता है ओ माय गॉड विंग तुम आग लगाने वाले हो, मतलब आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। कहता सही कहा, पर ये पियानो के ऊपर। कहता है फिर विंग आता है, उस पियानो के स्टैंड को नीचे निकाल करके और पूरा बराबर करता है। फिर वो नी हसेंग को बोलता है, इशारा करता है चढ़ो। नी हसेंग चढ़ गया था। सभी लोग उसको देख रहे थे और नी हसेंग डीजे वाले को इशारा करता है भाई गाना बजाओ गाना। फिर वो उसको लेता है ऊपर चढ़ाता है। विंग को, लड़का था तो आराम से चढ़ गया था वो आराम से। फिर उसका जैसे गाना बजता है वो दोनों स्टेप बाय स्टेप सालसा कर रहे थे। ओह माय गॉड, मतलब विंग की 2-3 सैंडल तो नी हसेंग के चेस्ट पे भी पोक हुई थी, क्योंकि वो स्टेप ही ऐसा कर रहा था जिससे कि बॉडी भी टच नहीं हो रही थी लेकिन एलिगेंस लग रहा था कि हाँ भाई पैशनेट तो है इन दोनों में। और नी हसेंग भी उससे परफेक्ट मैच कर रहा था। लेकिन इन सब में नी हसेंग और विंग जो उस लड़की को जलाना चाहता था, एक बहुत बुरी चीज़ हो रही थी और वो था कि वांग जी उसी क्लब में आया हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक डील पे साइन करने के लिए। और जब वो ड्रिंक के लिए ऑर्डर देता है वेटर को, तब उसकी नज़र अचानक से पियानो पे डांस कर रहे 2 कपल पे जाती है। अब वांग जी को तो पता है कि विंग हमेशा लड़के का गेटअप करता है, तो पहले उसने बस देखा ध्यान से, पर जैसे ही वो मुड़ा उसके हाथ कस गए थे सोफे के ऊपर और वो कहता है क्रिस पता करो विंग कहाँ है। क्रिस कहता है ओके सर, और वो सोंगलान को कॉल करता है। सोंगलान कॉल करके बता देता है कि वो दोनों पता नहीं कहीं रेडी होकर गए हैं और अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। क्रिस कहता है तुम तो मरोगे क्योंकि वो हमारे सामने है। इतना बोलकर क्रिस कॉल कट कर देता है। सोंगलान की तो ऐसी जली भाई, वो स्पाइकर को बोलता है कि जल्दी बताओ वो कहाँ है। स्पाइकर भी ड्रिंक कर रहा था, वो कहता है सब्जी ओरिएंटेड क्लब, और इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। वो भी भागता है ओरिएंटेड क्लब की तरफ। इधर हमारा विंग और इसका दोनों का डांस चल रहा था। वांग जी ना चाहते हुए भी सीधे उठ करके नीचे आता है और आने के बाद उस स्टेज के पास आ जाता है जहाँ पे सारे लोग तो ऑलरेडी साइड खड़े ही थे। जब विंग देखता है उसको, वो रुक गया था। नी हसेंग कहता क्या हो गया ब्रो, पर इससे पहले कुछ बोल पाता वांग जी सीधे उस पर चढ़ गया था और नी हसेंग को आंख दिखाता है। नी हसेंग तो फटक से नीचे उतर गया। फिर नी हसेंग के जाते ही वांग जी विंग को अपनी कमर से खींच के अपनी ओर करता है और उसके कान में कहता है हैव यू लॉस्ट बेबी बनी, मैंने कहा था ना घर पे रहना, ऐसे खोते मत रहना कहीं पे भी, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और इतना बोल करके वांग जी अब जैज करना शुरू करता है। विंग को आता था डांस, इसी वजह से जब देखता है कि वांग जी के फुट स्टेप जैज जा रहे हैं तो वो उसको फॉलो करने लगता है। और वांग जी उसको पैशनेटली अपनी बॉडी से चिपका रहा था, मानो सारा गुस्सा निकाल रहा हो। उसके शोल्डर को, उसकी पूरे बॉडी को वांग जी ने घुमा डाला था ऊपर से नीचे सर तक। जब पूरा डांस कंप्लीट होता है, विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था सीरियसली। 2 बार कंटिन्यू 4-4 मिनट के सॉन्ग्स 8 मिनट तक डांस करते करते वो, और वांग जी उसको थामे हुए था, उसके हेड से उसके कमर में हाथ डाले हुए था और एक हाथ उसके हेड के नीचे था। वांग जी वापस से कहता है बेबी बनी, मैंने कहा था ना बस रेस्ट करना है और कुछ नहीं, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ, विंग उसको बस आंखें फाड़े हुए देख रहा होता है, कहता है तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ। हाँ, वांग जी विंग को खड़ा करता है और उसके सैंड ग्लड को इनहेल करते हुए कहता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक ओमेगा हो, या फिर तुम ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। हाँ, फिर वांग जी अपनी आईज को कलर चेंज करके दिखाता है विंग को। भाई साहब विंग बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि विंग जैसे उसकी आईज की कलर देखता है विंग के अंदर इंचैंट होने लगता है अल्फा अल्फा। और वांग जी एक डेवल स्मृक दे रहा होता है। उसके बाद फिर वांग जी विंग को गोद में उठाकर वहां से नीचे उतरता है, देन उसे संभालते हुए खड़ा करता है। फिर एक नॉर्मल सा सोडा उसके लिए मंगाता है और उसको देता है पीने के लिए। नी हसेंग तो वहां पे खड़े होकर कांप रहा था और क्रिस भी आ गया था। क्रिस आते ही कहता सर आई थिंक हमें चलना चाहिए। तभी वहां पे एंट्री होती है लीसा की, जो कि कोरियन पार्टनर थी और वो वांग जी को लाइक करती थी। वो जैसे ही आती है और देखती है कि वांग जी के बाहों में कोई लड़की है और अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये लड़का है, सिर्फ ओनली फॉर वांग जी को छोड़ के,
उसको इतना जेलसी हुई थी कि वो उसके पास आती है और उसको दूर करते हुए कहती है, वांग जी क्या तुम भूल गए हो, हम पार्टनर्स हैं और फ्यूचर में पार्टनर बनने वाले भी हैं। विंग को जो झटका लगा, इससे पहले कि वांग जी विंग को या फिर लीजा को कुछ कह पाती, विंग उसको बहुत बुरा लग गया था कि इतने दिन बाद मिला, ऊपर से जब आया तो मुझे डांट रहा है, मुझे संभालने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। वो नियसेंग को लेता कहता है चलो हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है, स्पाइकर भी पीछे आता है और सॉन्गलैन भी आगे आ जाता है। जब सॉन्गलैन को देखता है वो कहता है, काका आप? कहता है, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, चलो घर चलो। और इतना बोल करके वो नियसेंग और उसको ला करके जल्दी जल्दी टैक्सी में बिठाता है, देन वहां से लेके गायब। और कार में वो भी, टैक्सी में वो भी बैठा हुआ था। तो हमारा विंग कहता है, काका क्या आप मुझे यहाँ लेके आए? क्या वो मुझे छोड़ने नहीं आया था? क्या उसने मुझे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया?" संगलन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे जितने ऑर्डर मिले हैं मैंने बस उतना ही काम किया है। अगर इसके बावजूद भी तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं क्या बोलूँ विंग, सर सर जी ही जानेंगे ना। इतना बोलकर वो कहता है, अगो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है, क्या सी साइड चले हम? सोंगलान कहता, हाँ हाँ ठीक है। फिर डी सैंग और सोंगलान वो तीन वहां जाते हैं। विंग वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। अब उन दोनों को तो डर लग रहा था, भाई ये पानी में ना कूद जाए, इसलिए वो दोनों उसके आगे खड़े थे। विंग कहता क्या है? तो नीहा सिंह कहता है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम पानी में ना कूद जाओ पिछली बार की तरह, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर दोनों उसके हाथ को पकड़ के बैठ जाता है। कहता है, अब तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, पर यहाँ से उठना मना है और जाना मना है। विंग कहता है, हाँ मैंने बोला था मुझे अकेले रहना है। तो हाँ तो अकेले ऐसा फील समझो ना कि यहाँ पत्थर ही पत्थर है और हम दोनों भी पत्थर है बस। नहीं कहता है, तुम लोगों का मैं क्या करूं? फिर वो अपने ही भी बोलने लगता है, नहीं है कगा, मैं शायद उसे चाहने लगा हूँ, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, शायद ये उस वक्त हुआ। हाँ मैं थक गया हूँ। या वो जब मुझे पैशनेटली इस तरह से देखता है, अपनी बाहों में लेता है, मुझे भरता है वो एहसास, एक क्रेजीनेस, वो अलग ही एहसास कराती है मुझे। पर क्या मैं सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? तभी पीछे से वॉइस आती है, और किसने कहा तुम्हें कि बिना बताए यहाँ पर तुम आ जाओ? सॉन्गलाइन, कि तुम मरना चाहते हो? उसकी इतनी कोल वॉइस सुनकर तीनों खड़े हो जाते हैं। तीनों को डर के मारे ये हो रहा था। विंग आते हुए कहता है, हे देखो मेरा मन कर रहा था मुझे अकेले रहना का, इन दोनों ने अपने आप से इनवाइट कर लिया और कंपनी बन गया मेरी, इसलिए चिल्लाना बंद करो, जब देखो तब आके चिल्लाते रहते हो। और दूसरी बात, तुम्हें किसने बोला है कि मेरे पास आने के लिए? हाँ तुम तो मुझे निकाल के फेंक दिए थे ना, मरने के लिए छोड़ दिए थे ना। आज तो पूरे 15 दिन हो गए हैं ना, तो फिर क्यों? बताओ मुझे, 13 दिन 13 दिन क्यों आकर के मुझे ऑर्डर दे रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। इतना बोलकर विंग चमक के जा रहा होता है। वांग जी तो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप उन दोनों को कन्वा करके देखता है, देन विंग को कंधे पे ले लेता है, देन कार में लाके पटक देता है। और वो सॉन्गलन को इशारा करता है, इसको भी लेके आओ। उसके बाद वो लोग नीहसेंग के अपार्टमेंट आते हैं। सब खड़े थे, सारे सिक्योरिटी गार्ड। इतने सारे लोगों को देखकर तो नीहसेंग की तो पतलून गीली हो रही थी, और वो बस एक कोने में चुपचाप खड़ा था। वांग जी विंग को लाकर पटकते हुए कहता है, सबसे पहले तो ये रिवेलिंग ड्रेस ये पहन के क्लब जाना जरूरी था। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें बस सेव किया है। क्या मैंने बोला था कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल के फेंक रहा हूँ? क्या मैंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट तुम्हें लिख के दिया था बीबी बनी? हाँ, कि तुम हमेशा गुम हो जाती हो, मुझे समझ नहीं आता, बताओगी मुझे तुम? विंग कहता है, हाँ तुम मुझसे मिलने भी तो नहीं आए थे ना 15 दिन, नहीं मैसेज किया, नहीं कॉल किया, नहीं मुझे बताया, तो मुझे टेंशन नहीं होगी क्या? तो वांग जी उसको एकदम कन्वा करके देखते हुए कहता है, यू मिस मी? विंग कहता है, नो, किसने तुम्हें मिस किया? मैं तो तुम्हारे कुत्ते को भी मिस ना करूं। और इतना बोलकर वो कमरे में चला जाता है। वांगजी भी उसके पीछे आता है और सभी घाट को बाहर जाने का इशारा करता है। अब उस कमरे में ओनली फॉर सोंगलन और नीह सेंग बच गए थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो सोंगलन कहता है, आई थिंक हमें अभी बाहर जाना होगा। कहता क्या? कहता हाँ चलो, मेरे कार में चलो, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, हो सके तो तुम कार में ही सो जाना। नीह सेंग कहता क्या मतलब? मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हें अपनी सिक्योरिटी प्यारी है या नहीं, चलो। इतना बोलकर वो दोनों भी निकल जाते हैं। क्रिस भी बाहर आ गया था और वो अपनी कार में चला गया था, मतलब कुल मिलाकर वो घर पूरा खाली था। वांग जी विंग के अंदर आते ही अंदर आता है और उसको लेकर के सीधे बेड पे फेंकते हुए उसके ऊपर आता है। अब उसके पूरे बॉडी को ऐसे ऐसे जगह से टच करता है कि विंग 2 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसके मुंह से लाइक आह की साउंड आ रहे थे और वो सिसकारियां ले रहा था। वांग जी एक स्मेक के साथ में कहता है,
मुझे पता है तुम बहुत जल्दी सेंसुअल हो जाते हो, और इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है पता है, कि मैं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। तो विंग कहता है, हाँ तो किसने रोका है, हाँ क्या मैंने मना किया है? हंगजी कहता है, सोच लो। विंग कहता है, सिर्फ तुम बातें बना सकते हो और कुछ नहीं। इतना बोल करके विंग गुस्से के मारे उसके नेक पे बाइट कर देता है। कहता है, हटो भी। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, वांगजी फटाक से उठ के बैठ जाता है और सबने गोद में बिठा लेता है। कहता है, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? और इतना बोलकर उसके बैग को धीरे धीरे से वो अपने हाथों से सहलाना और टच करना शुरू करता है। जैसे जैसे उसके हाथ ऊपर बढ़ रहे थे, विंग को नीचे से एहसास हो रहा था, हाँ भाई हाँ, उसके हार्डे को उसको पोक हो रहे हैं। और विंग के ये गर्म एहसास, वो छुअन वांगजी को क्रेजी कर रहे थे, और वांगजी का छुअन विंग को पागल बना रहा था। वो धीरे धीरे उसके बालों को ये सब सेट करते हुए कहता है, ऐसे गर्ल्स के रूप में तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगते हो, मैं तुम्हारे बिक को नहीं निकालूंगा। विंग कहता है, निकालना भी मत, वरना मेरा सर फट जाएगा, क्योंकि ये स्टिक से चिपकाया हुआ है। वांग जी कहता है, तो फिर ऐसे ही करते हैं ना। और इतना बोलकर उसे अपनी ओर टर्न करता है, एंड देन उसके दोनों ब्रेस्ट को ऐसे स्क्यूज करना, दबाना शुरू करता है विंग के मुंह से। भाई साहब सोचो, भयंकर वाली मॉर्निंग निकल रही थी और विंग उसके ऊपर ही बैठ करके अपने बॉडी को मूव कर रहा था, हिला रहा था, अप्स एंड डाउन कर रहा था। वांग जी उसको नीचे लिटा देता है, एंड देन उसे किस करना शुरू करता है और वापस से कहता है, सोच लो, अगर मैंने किया तो पूरी लाइफ के लिए तुम मेरे हो जाओगे, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, वांग जी के कहने से विंग कहता है, तो किसने मना किया है, हाँ? और फिर एक थप्पड़ लगाता है उस पर, कहता है, इन 13 दिनों में क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुमने एक बार भी मुझे देखने के लिए या फिर मेरी वॉइस सुनने के बारे में नहीं सोचा? वांग जी कहता है उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए, मैं तुम्हें खो ना दूं, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया है, क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया है। विंग विंग थोड़ा सेंटी हो गया था और कहता है, क्या सच में? वांग जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरी एक छोटी सी बहन थी, मैं तुम्हें मिलवाने ले चलूंगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, और अभी भी मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे पास रो जाऊंगा विंग, है ना? वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से वो उसको जब कर रहा था करने देता है। वांगजी के हाथ पूरे उसके बॉडी पे चल रहे थे और विंग अंगड़ाइयां ले रहा था, अपने मदहोशी में वांगजी को खोता जा रहा था। धीरे धीरे उसके कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में लगे हुए थे। इतना नहीं था कि वो आराम करे या कुछ भी करे, वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ हुकअप करने में लगे हुए थे। सुबह तक उन दोनों का सेशन खत्म नहीं हुआ था। रिंग जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो कहता है, मुझे सोना है। अंग्रेजी कहता है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं इसे मिस करूंगा बहुत ज्यादा, बहुत बैडली। मैं एक राउंड और करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा अभी। रिंग कहता है, फिर कब आओगे? अंग्रेजी कहता है, बहुत जल्द। इतना बोल करके और वो वापस से एक राउंड और फाइनली कंप्लीट करता है। ये सब करने के बाद विंग को याद आता है, हाँ भाई हाँ, क्लब में तो एक चुड़ैल भी थी। फिर वो वांगजी के पीठी पे हिट करते हुए कहता है, वैसे वो लड़की कौन थी? क्या सच में तुम दोनों एंगेज्ड हो? वांगजी हंसते हुए कहता है, आर यू जेलस बेबी बनी? विंग कहता है, हाँ हूँ तो। मेरा तो मन कर रहा था मैं उसको तवे पे बिठा के उसको फटफटा करके फोड़ दूं। वांगजी हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, लिटरली तुम ऐसा करने वाले हो? हाँ, वैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 10 दिन बाद फिर से आऊंगा। विंग विंग कहता है, 10 दिन? अंगजी कहता है, हाँ तुम्हें पता है मैं माफिया हूँ, यू नो ना बेबी। अगर मुझे कुछ हो जाता है उस पैलेस में, जैसा कि तुमने देखा ना मेरे एब्सेंस में क्या हुआ था, यहाँ पे तुम सेफ हो, कोई नहीं जानेगा तुम्हारे अस्तित्व को, ठीक है ना? विंग समझ गया था कि हाँ, ये उसकी सिक्योरिटी के लिए फांगजी के गले लग जाता है। विंग एकदम उदासी भरे आवाज में कहता है, आई मिस यू, प्लीज जल्दी आना। वांगजी उसके ऊपर से आराम से उठता है, उसके पूरे फेस पे पिक किस करते हुए कहता है, आई मिस यू टू। और इतना बोल कर वो उठ करके अपने आप को क्लीन कर कपड़े पहनना शुरू करता है। विंग भी जब अपने बॉडी को देखता है, उठ के बैठता है, तो वांगजी देख के मुस्कुरा रहा था, फिर अपने आप को देखता है, भाई जल्दी जल्दी ढकते हुए कहता है, ऐसे मत देखो, शर्म आ रही है। तो वांगजी कहता है, अभी इतने सारे राउंड कंप्लीट करने के बाद तुम्हें शर्म आ रही है? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता, उस टाइम कुछ अलग अलग रहता है ना, पर अभी अरे से बोलकर उसको फिर से मारता है। वांगजी कहता, ओके समझ गया मैं, पर मारना बंद करो। विंग कहता, हाँ मैं मारूंगा, क्या मैं मार नहीं सकता?
वांग जी कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर वांग जी रेडी होकर के फिर से वापस से विंग को एक छोटा सा किस करता है, वो भी पैशनेट वाला, कहता है मेरा वेट करना, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है ना। विंग कहता है ठीक है। इतना बोलकर वांग जी नीचे आता है, जहाँ पे क्रिस को पता था कि बॉस तो सोएंगे नहीं और ना ही उनको सोने देंगे, इसलिए वो उसको कार में बिठाता है। देन नीहे सेंग को, जो कि आधे कच्ची नींद में था, सोंगलन उसको गोद में ले लेता है। देन सारा काफिला चला जाता है। सोंगलन नीहे सेंग को गोद में लेकर आता है और सोफे पे लेटा देता है। दूसरे सोफे वो खुद सो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अंदर का सीन क्या होगा, इसलिए वो बींग को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझता और दोनों सो जाते हैं। उधर विंग भी खुद को क्लीन करके कपड़े चेंज करके उस भी कपड़े को हटाकर रख देता है एंड देन सोने के लिए लेट जाता है। अब वो सब तो पूरा दिन सो ही रहे थे, सीधे शाम के टाइम में सबको भूख लगती है और तीनों उठते हैं। वो तीनों जब बाहर आते हैं तो नी सिंह तो सबसे पहले उसके पास आता है, पिल्लो लेकर मारना शुरू करता है। ये सब क्या था, मेरे घर में इतने सारे लोग क्या कर रहे थे, इतने सारे गुंडे क्या कर रहे थे। हाँ, तुमने किसको पटाया है, तुमने सुगर डैडी पटाया या फिर माफिया डैडी पटाया है, बताएगा मुझे। विंग कहता है माफिया डैडी। नीहा सिंह कहता है बैठते हुए, क्या मेरे घर में माफिया आ गया, ओ माय गॉड, मेरे घर में माफिया का बहुत आ गया, मैं तो गया। अब ये लोग मुझे उठा के कहीं पे भी ले जाएंगे, गाड़ देंगे, मेरे घर वालों को हड्डी तक नहीं मिलेगी, पेपर अभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यार, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सोंगलर उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसका तो मुंह खुला के खुला रह गया था। कहता है, ओए अंकल दूर हटो, बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या। उसके बाद फिर ये दोनों बातें करते हैं, रोते धोते हैं और सोंगलन खाना बनाकर उसके सामने में रख देता है। अब इसी तरह ना, अब इन लोग को पता चल ही गया था, 10 दिन बीत जाते हैं और विंग वेट करते करते बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, इसलिए कहता है नीहा सैंग, आई थिंक हमें घूमने चलना चाहिए। कहता है घूमने। फिर सोंगलन कहता है एक रिसोर्ट है, चलो हम वहाँ चलते हैं, और वैसे भी आज किसी का बर्थडे है। कहता किसका बर्थडे है। तो सोंगलन बोलता है आज बॉस का बर्थडे है, पर वो कभी बर्थडे नहीं मनाते हैं। वो कहता है पर वो तो आएंगे नहीं, पर हम पार्टी कर सकते हैं, चलो। इतना बोल करके यार वो सब रेडी हो जाते हैं, देन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद वो लोग आज क्या बोलते हैं यार, स्विमिंग पूल वाले एरिया में बैठे हुए थे और खाने पीने का ऑर्डर देते हैं। तभी उस टेबल पे ना एक बहुत बड़ा केक आता है। तो सोंगलन, नीहे सेंग और विंग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, क्या ये केक तुमने ऑर्डर किया। वो उससे पूछ रहा तो बेटा कहता है नो सर, इन्हें किसी और ने बोला है ऑर्डर करने के लिए। अब वो बेटर जैसे ही हटता है, पीछे से वांगजी आ रहा होता है। रिंग इतना तेज उछलता है और भाग के जाता है, उसके गोद में चढ़ते हुए कहता है वांगजी हैप्पी बर्थडे, मैंने मिस किया, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। वांगजी कहता है पर मैंने तो तुम्हें बुला लिया ना विंग। विंग कहता है क्या मतलब। फिर वो सोंगलान को देखता है, जो सोंगलान ग्रीट करके एक साइड खड़ा था। फिर वांगजी आता है और बैठ जाता है, क्रिस भी आता है बैठ जाता है और सब बैठे हुए थे अभी। वांगजी कहता है तो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे। सोंगलान की तरफ देखते हुए विंग कहता है पर गगा ने बोला कि अब तो बर्थडे मनाते ही नहीं। वांगजी कहता है पहले नहीं मनाता था, पर अब मेरे पास मेरा क्यूट होमेगा है तो मैं मनाना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो चाकू लेता है और फिर उस केक का मर्डर कर देता है। वो भी इधर से इधर, क्रॉस नहीं बनाना था, मतलब प्लस बना देता है, एक तरफ इधर से काटता है, एक तरफ इधर से काट के हटा देता है। विंग हंसते हुए कहता है ये क्या था, तुमने इसको मर्डर क्यों किया। हाँ, तो वांगजी कहता है मुझे बस यही आता है। विंग फिर उसको छोटे से स्लाइस में कट करके विंग के वांगजी को खिलाता है। वांगजी को फिर वो हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद उसके नोज पे लगा देता है। वांगजी कहता विंग, कहता क्या क्यूट लग रहे हो। फिर वो उसके नोच पे भी वांगजी उसके नोच पे भी लगा देता है। थोड़े नोक झोंक करने के बाद विंग कहता हम पिक्चर लेंगे, और इतना बोलकर वो लोग पिक्चर लेते हैं। फिर वो सारा केक उनको वो होटल वालों को वापस कर दिया जाता है कि भाई बच्चों में बांट दो या कुछ भी करो, क्योंकि वो लोग शुगर वाले तो चीज खाने से ना रहे। फिर वो लोग खाना वाना खा करके और घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे सोंगलान का कंपनी बना था नीसेंग दोनों एज अ फ्रेंड, और वांगजी और विंग और क्रिस उन लोगों के सिक्योरिटी में था। विंग कहता है तो तुम्हें पहले से पता था कि हम यहाँ आ जाएंगे। वांगजी कहता है अगर तुम नहीं आते तो सोंगलन तुम्हें उठा के लाता, पर आना तो पड़ता। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना 10 दिन बाद मैं तुम्हें मिलूंगा, तो मुझे तुमसे मिलना था। और इतना बोलकर विंग को अपनी तरफ टर्न करते हुए से किस करना शुरू करता है। किस करते करते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर पानी में ही विंग वांगजी दोनों खड़े थे, तो वांगजी विंग को अच्छे से खड़ा करता है। उसके बाद वो इशारा करता है क्रिस, सभी को अटेंशन के लिए बोलता है। फिर वांगजी पानी में ही विंग को एक अंगूठी दिखा करके उसके हाथ में पहनाते हुए कहता है विल यू मैरी मी विंग।
विंग की आंखों में एकदम आंसू थे और कहता है, क्या मतलब? तो वांग जी कहता है, मैंने पहली बार तुम्हें सी साइड देखा, दूसरी बार भी वहीं देखा, और मैंने सोचा कि शायद तुम्हें पानी और मैं दोनों ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा यही कर दूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बी माई बेबी? हाँ। विंग रोते रोते वांग जी के गले लग जाता और कहता है, हाँ 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 हाँ। फिर वो दोनों शादी वाले दिन, आई मीन कि वो दोनों वहां से निकल के और अपने कमरे में आते हैं। फिर वेडिंग ड्रेस रेडी की हुई थी और सब कुछ अरेंज किया हुआ था, डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी। वांगजी और विंग दोनों रेडी होते हैं एक साथ में। विंग तो आश्चर्य से भरा हुआ था कि क्या सच में आज शादी भी है? वांगजी कहता है, और इधर सोंगना नीहे से उनको पकड़ के लाया था और उसको रेडी कर दिया हुआ था। अब किस तो ऑलरेडी रेडी था, ये सभी चीजें अरेंज कर चुका था। वांगजी और विंग एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बाहर आते हैं, जहाँ पे वहीं के कुछ लोग थे जो उस रिसोर्ट में विजिट करने आए थे, और वहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर, मैनेजर वगैरह। वांगजी और विंग वहाँ पे खड़े होते हैं। प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे को बो करके फाइल पे साइन करवाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर एल्डर एंड सिस्टर को बो करके, रिंग तो पहले ही वांगजी ने पहना दिया था, फाइनली किस करके शादी को लॉक करने के लिए बोलते हैं। वो उन दोनों की शादी कर दी जाती है और वांगजी विंग को किस करता है। किस करने के बाद वांगजी विंग के कान में बोलता है, अब खो मत जाना बेबी बनी, हमेशा मेरे साथ रहना, है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है और उसे गले लग जाता है। उसके बाद वांगजी और विंग को उसको स्विट्स में जाने के लिए दूसरा रिसोर्ट बुक किया हुआ था। वो सभी लोग कार में बैठने वाले थे, तभी वांगजी कहता है, जिसका जो कार हमारे लिए सजाई गई है वो उस कार में हम नहीं जाएंगे। क्रिस कहता ओके सर। उसके लिए फिर एक प्लेन ब्लैक कार अरेंज की जाती है और उसमें वो बैठ जाता है। उस कार में ओनली फिर एक ड्राइवर था और वो कार का काफिला चल पड़ता है। वो कार उस रिसोर्ट से बाहर निकली ही थी कि जिस कार को सजाया गया था उन दोनों के लिए, ताकि पता चले कि ये वेडेड कपल की कार है, वो कार में ब्लास्ट हो जाता है और दूर खड़ा एक शख्स दांत फाड़कर हंस रहा होता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि भाई किस तरह से वो कार ब्लास्ट हो गई। वांगजी को पहले ही पता था कि उसके राइवल्स कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। सारी कारें रुक जाती हैं और वांगजी और विंग अंदर ही थे। उस कार में नीहे सेंग भी था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता, ये क्या था? अगर हम लोग उस कार में होते तो वो ब्लास्ट कर जाती। अब विंग को तो खुद पता नहीं था, वो वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी कहता है, पर डोंट वरी, उन्हें लगना चाहिए कि हम मर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट का मैं एंडिंग करती हूँ, सेकंड पार्ट आप प्ले के लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगी, ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।